देखिए, हमने भी मांग उठाई थी कि जो सीटेट अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिले इसमें। और चूंकि बीटेट तो कई सालों से नहीं हो रहा है, तो बीटेट के लिए भी हमने कहा था कि बीटेट अगर आप करवा देते तो कोई दिक्कत होती नहीं। अब सरकार का जो तर्क है, विधानसभा में मैंने क्वेश्चन उठाया था, अब सरकार का कहना है कि दिसंबर में ही इस जो सेकंड फेज की बहाली है उसको कंप्लीट होना है और सीटेट का जो रिजल्ट आएगा वो फरवरी चला जाएगा। तो बगैर रिजल्ट आए हुए हम अपना रिजल्ट कैसे फिर रिलीज कर पाएंगे, एक तो ये उनका वाजिब तर्क है। तो इसलिए कहा गया है कि पॉलिसी ये बनी है, शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर के बनाया है कि हर साल अब अगस्त में बहाली होगी। तो जो सीटेट में अपियरिंग स्टूडेंट्स होंगे वो फिर अगस्त में अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल ये कहना है उनका। नियोजित शिक्षकों पर आते हैं, जिस तरीके से फर्स्ट फेज में बहाली हुई, फर्स्ट फेज की बहाली उसमें नियोजित शिक्षकों के शामिल होने की बातें सामने आ रही थी, 28,000 से ऊपर संख्या भी बताई थी। ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है, वो कह रहे हैं जिस तरीके से बहाली हुई है उनको लेकर कोई और प्रावधान निकाला जाए और जो सीट बच जाए उस पर फर्स्ट फेज की बहाली में जो उम्मीदवार चयनित होने के कगार पे उनको बहाल किया जाए। ये सब बात तो सही है, लेकिन अब इनका कहना है कि हमने विज्ञापन में तो कहा था नहीं, विज्ञापन में हमने नियोजित के लिए अलग से कुछ नहीं कहा था। अब विज्ञापन कौन फॉलो कर रहा है, ये सरकार का कहना है। ये एकदम लॉजिकल बात यही थी कि जो नियोजित शिक्षक थे उनको उन्हीं के पद पर आप समाहित करवा लेते और जितने नए पद अनाउंस हुए थे फर्स्ट फेज के लिए उन सभी पदों पर आप नए अभ्यर्थियों को मौका देते तो ये ज़्यादा अच्छा था। तो इसके चलते सीटें बहुत सारी खाली रह गई हैं। अब उन सारी सीटों को जोड़ करके सेकंड लिस्ट निकालने के बजाय TRE2 में उनको मौका दिया जा रहा है, उसमें ऐड कर दिया गया, तो 1,22,000 फिर बहाली हो रही है। तो जितने अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है वो फिर से पढ़ाई करें, उस पर बढ़े। ऐसे सुधार की मांग करेंगे माननीय विधायक संदीप सौरभ? हमने मांग किया, हमने विधानसभा के अंदर भी कहा है कि जितनी त्रुटियां हैं, जितने गलत तरीके से अभ्यर्थियों का चयन इसमें हुआ है और समय समय पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जो निष्कासित हो रहे हैं लोग, तो उन तमाम पदों को एक साथ जोड़ करके सेकंड लिस्ट आप निकाल देते। मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट जिन लोगों ने क्रॉस कर लिया उनको सबको आप सेकंड लिस्ट में मौका देते। तो ये मांग हुई, लेकिन वो वही जवाब आया कि नहीं, हम इसको जोड़ करके फिर से नया सीट निकाल रहे हैं। जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटा गया, पोस्टिंग की बातें आ रही है, पहले भी जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया था, फिर से एक बार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहरी जो छात्र बिहार के बाहर से जो आए हैं उनको ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है शहरों में और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसे में पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। जीतन राम मांझी और भाजपा का पूरा कुनबा अभी घबराए हुए लोग हैं और इसी घबराहट में वो उलझुल बयान दे रहा है। बिहार के अंदर सरकार ने जो बड़े पैमाने पर बहाली की है, इसने समूचे देश में एक मिसाल कायम किया है। 90 के दशक के बाद देखिए कि धीरे धीरे सरकारों की तरफ से 1 लाख से ज़्यादा बहाली लाने का जो पूरा सिस्टम था वो लगभग खत्म हो गया था। बिहार ने उसको शुरू किया, 1,09,000 बहाली पहले आई, फिर 1,22,000 बहाली आ रही है। तो बड़ी संख्या में जब बहालियाँ आ रही है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी इतनी बहाली नहीं दे पा रही है। जिस नरेंद्र मोदी ने कहा था युवाओं को कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो तो दे नहीं पा रहे हैं। तो जहां नौकरियां दी जा रही है, जिस सरकार से लोगों की उम्मीदें जुड़ रही है, उस सरकार को लेकर के दुष्प्रचार करना, बेबुनियाद आरोप लगाना, यही सब चल रहा है पूरे भाजपा के खेमे में। जीतन राम मांझी उसी खेमे के अब हो चुके हैं, तो वही उसी सुर में बात कर रहे हैं। कोई लॉजिकल बात संदीप सौरभ जी, जिस तरीके से पोस्टिंग की बातें आ रही है, एक वीडियो सामने निकल के आया सोशल मीडिया पर, काफी तेजी से वायरल हो रहा है, आप भी देखे होंगे। ऐसे में एक शिक्षिका जो है वो अपना योगदान देने बेतिया के एक सरकारी स्कूल में पहुंची थी, झोपड़ी का वीडियो सामने निकल के, जहां बैठने की भी जगह नहीं है, जमीन में बैठकर वो योगदान देती हुई नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं? ये तो सच्चाई है, बिहार में अभी भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिसके पास बिल्डिंग्स नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। ये तो है समस्या, इसी समस्या का तो समाधान चाहिए। जब तक इसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, जब तक आप स्कूलों के अंदर छात्रों को बैठने लायक जगह नहीं बना पाएंगे, तब तक आप 100% अटेंडेंस खोज भी लेंगे तो कहाँ से आ पाएगा। तो यही हकीकत है। वैसे कई सारे स्कूल भी हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, टूटे हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय तो बड़ी संख्या में जो है वो कोई काम के नहीं है। सवाल रहेगा, सेकंड फेज की बहाली होने वाली है, अभ्यर्थी लगातार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो फर्स्ट फेज की बहाली में चयनित नहीं हुए थे? और मैं सबको यही कहूँगा कि आप मेहनत कीजिए और मेहनत से परिणाम आएगा और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए हम लोग भी तत्पर हैं। कहीं कोई गड़बड़ी, कोई पेपर लीक ना हो, जैसे पिछली बार नहीं हुआ, फर्स्ट फेज में नहीं हुआ, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार भी नहीं होगा और जो योग्य अभ्यर्थी होंगे, जो मेहनत करेंगे, जिनके अंदर टैलेंट होगा, वो सब लोग निकालेंगे। बिल्कुल, जो योग्य अभ्यर्थी रहेंगे, जो जिनके पास टैलेंट होगा वो निकलेंगे। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे माननीय विधायक संदीप सौरभ? आपने सुना है शिक्षक बहाली को लेकर तमाम विषयों पर हम चर्चा करें तो वहीं माननीय विधायक संदीप सौरभ ने सुधार की मांग की है, अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका देने की बात कही है, तो वहीं स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाए, इसको लेकर साफ कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कई जगह ऐसे जगह है जहां पर स्कूल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से काफी दिक्कत होती है, उसको लेकर सरकार कुछ करे। और तमाम लोगों के लिए एनरिचमेंट के साथ बने सहयोग के साथ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं देखिए आपको कई सारी चीज़ों पर बताने वाला हूं और कट ऑफ को लेकर के लोग बोल रहे थे 5 नंबर कम कैसे जाएगा, तो आपने 5 नंबर बोल दिया है, 1 से 2 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा ऐसा, तो उस पर भी आज हम क्लैरिफिकेशन आपको कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये जो न्यूज़ आपके सामने दिख रहा है ये है कि 20 तारीख से लेकर 2 दिसंबर तक के बीच में जिसका भी यहाँ पर DV एक्चुअली में जिसका भी यहाँ पर ट्रेनिंग करना था उसकी लिस्ट निकाल दी गई है। वे सारे लोग जो है अपना अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले करके मतलब जल्द से जल्द अपने सेंटर पर पहुँच जाएँ, अपने जहाँ भी उनको स्कूल अलॉट किया गया वहाँ पहुँच जाएँ, प्रशिक्षण केंद्र में पहुँच जाएँ और अपना ट्रेनिंग शुरू कर लें। अन्यथा में उनका जो मतलब एक तरह से आवेदन है या फिर उनका जो ज्वाइनिंग है वो तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये कुछ लिस्ट है, इसी तरीके से कई सारे जिलों में कई सारे जगहों पर लिस्ट लगाई गई है। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिस्ट है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपका रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी जगह सिलेक्शन हुआ है, सारा सब कुछ डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद से मैं आपको दिखाऊं तो ये BPSC का है। BPSC ने 59 लोगों को जो है अपात्र घोषित कर दिया है, यानी इनका सिलेक्शन फाइनल मेरिट तक हो गया था। उसके बाद इनमें से कोई जो फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होने के बाद इनको नियुक्ति भी दे दी गई थी, इनकी ज्वाइनिंग भी करा दी गई थी। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद इनका जो है गड़बड़ी पाई गई इनके डॉक्यूमेंट्स में, तो ये इनको उन्होंने जो है BPSC ने इनको पूरी तरह से फर्जी घोषित कर दिया है। और उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर यहाँ पर देखिए आप लिख दिया गया है कि नॉट अवेलेबल, कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, क्वालिफाइड है वो अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है इनका अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए इनको बाहर कर दिया गया है। और इनसे सफाई भी मांगा गया कि अगर आप अपना जो है इसमें बचाव करना चाहते हैं तो आप 15 दिन के भीतर आप इस ईमेल आईडी पर अपना जो है जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो भी आपका सफाई है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अन्यथा हम आपको 5 साल के लिए बैन भी करेंगे और जो भी कार्रवाई करना होगा वो BPSC करने के लिए स्वतंत्र होगा, ऐसा इनको एक तरह से सूचना भी दे दिया गया है। ये हो गया। अब मैं आपको चलिए बताता हूँ सब कुछ।
फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। आप इसमें जुड़ने के लिए आप अपना टेलीग्राम जो भी यूज करते होंगे उस टेलीग्राम को खोलिएगा और ऊपर सर्च बटन में सर्च कर लीजिएगा @ लगा करके ऑनलाइन ट्रैकवे, ऑनलाइन लिखिएगा और ट्रैकवे एक ही में लिख दीजिएगा। देखिए ये स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिया गया है, ये स्पेलिंग आप लिख करके सर्च कर लीजिएगा अपने कोई भी अपने टेलीग्राम के सर्च बटन में आपको ये वाला ग्रुप मिल जाएगा। उसका लोगो आपको रेड कलर से दिखेगा, आप इस पर जाकर के क्लिक कर लीजिएगा और इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने का बेनिफिट क्या है कि आप यहाँ पर BPSC से रिलेटेड जितने भी आपके तत्काल तुरंत, ये वीडियो बनाने में तो खैर समय लग जाता है 1-2 घंटा 4 घंटे का, लेकिन यहाँ पर तत्काल तुरंत आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर डाल दिया जाता है, PDF वगैरह डाल दिया जाता है, सूचना वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह सब यहाँ पर डाल दी जाती है। आप तुरंत यहाँ पर आकर अपना चेक सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर जुड़ना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब कट ऑफ पर क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये मैंने आपको कल अपने चैनल, आप मेरे चैनल पर जाइएगा, कल के वीडियो में आप कोई सा भी वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो में आपको मैंने इसका डिटेल एनालिसिस किया था। जो एनालिसिस मैंने किया था सेम वही चीज़ है ये। देखिए सब शेखपुरा में मैंने 19 सीट बताई थी, यहाँ पर भी 19 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सोएखार में, यहाँ पर शेखपुरा में मैंने 101 बताई थी, यहाँ पे 101 लिखा है। वैशाली में देखिए यहाँ पे 67 लिखा हुआ है। उसी तरह से देखिए कटिहार में यहाँ पर 46 है और कैमूर में 82 है। इसी तरह से करते करते देखिए ये वैकेंट सीट है। वैकेंट सीट मतलब देखिए इतने लोगों को रिजल्ट जारी किया गया था, इतने लोग वहाँ पर गए, मतलब इतने लोगों को सीट अलॉटमेंट हुआ है और ये लोग वहाँ पे गए हैं और इतने लोगों को सीट अभी नहीं मिला है, मतलब ये सीटें अभी खाली पड़ी हुई हैं। तो इतनी सीट अभी वैकेंट है और कुल मिला के अगर देखें तो 62,000 पर रिजल्ट आया था, जिसमें से 58,000 को तैनाती कर दी गई है। फिलहाल उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, बट अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, पोस्टिंग नहीं हुई। पोस्टिंग नहीं हुई इसका मतलब समझिएगा कि अभी बहुत सारे नियोजित शिक्षक इसमें होंगे जो कि बाहर हो जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण बाहर होंगे। तो बहुत सारी सीटों पर अभी चर्चा होनी बाकी है और बहुत सारी सीटों पर अभी निकलना ब्यौरा बाकी है। तो जो ब्यौरा निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो देखिए अभी तो तकरीबन 46,000 जो है पोस्ट यहाँ पर खाली दिखा रहा है। 46,000 वैकेंसी जो दिखा रहा है खाली, 4600 वैकेंसी जो आपको यहाँ पे खाली दिखा रहा है, ये अभी तक का डाटा है, जो कि केवल ये है कि जो हमने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है। ज्वाइनिंग लेटर इतने लोगों को मिला ही नहीं इतनी सीट पर, ये डाटा है। ये डाटा नहीं है कि कितने लोग पोस्टिंग कर लेते, कितने लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ये डाटा ये नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तो ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कल से ये वायरल हुआ पड़ा रात से ही, तो ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये शिक्षा विभाग का ऑफिशियली लेटर है। तो मैं आपको बता दूं इसमें शिक्षा विभाग का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको देखेंगे ना ही कोई मुहर है, ना ही कोई इसमें सिग्नेचर है, ना ही कोई पता लिखा है, ना ही कोई शिक्षा विभाग की टिप्पणी लिखा है, ना ही कोई पत्र लिखा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको एक सीट पर 4 सीट पर लिख करके कंप्यूटर से उसको लिख करके टाइपिंग करके आपके सामने डेटा सीट पर रख दिया गया है। तो कंप्यूटर से बनाया गया एक डेटा सीट पर डेटा है, जो कि तमाम जगहों से मिली जानकारी के हिसाब से बनाया गया है, जो किसी प्राइवेट आदमी ने ही इसको बनाया है। जिसने बनाया ठीक ही है, क्योंकि लेकिन ये कहना कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये है ऑफिशियली है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं है, ना ही ऑफिशियली है। ये किसी ने इसको अपनी जानकारी के हिसाब से, डाटा के हिसाब से इसको बना करके वायरल किया है। इससे पहले आप ये जानिए कि कट ऑफ बनता कैसे, मतलब कट ऑफ को अब तय कैसे होगा ये देखिएगा। जैसे 67 नंबर जनरल का कट ऑफ बना हुआ है आपका BPSC में 1 से लेकर के 5 तक में, तो ये 67 नंबर जनरल का कट ऑफ बना हुआ है। तो अब इससे नीचे कट ऑफ कैसे जाएगा? मान लीजिए जनरल की 2000 सीटें सामने आ गई और ये मान लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 2000 सीटें सामने आ गई जनरल की खाली, यानी जिस पर सेकंड मेरिट लिस्ट लेना है। तो पहले क्या होगा, देखिए 67 में अगर आप देखेंगे तो 67 में आपको 1986 डेट ऑफ बर्थ को लिया गया है। तो अब किसको लेंगे? 87 वाले को, फिर किसको लेंगे? 88 वाले को, फिर किसको लेंगे? 89 वाले को। मतलब क्योंकि 67 नंबर पाने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, मान के चलिए 67 नंबर पाने वाले 40 बच्चे, 50 बच्चे हैं, मान के चलते हैं 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों में डेट ऑफ बर्थ सबका अलग अलग होगा। तो जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा पहले नौकरी उसको देते हैं, फिर उससे जूनियर को, फिर उससे जूनियर को, फिर उससे जूनियर को। तो यहाँ पर आप देखें तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 86 था उनको नौकरी मिला है, तो उसके बाद 87, 88, 89, 90 इस तरह से करते 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 जो एकदम लास्ट बच्चा होगा उसको नंबर दे देगा जो कि 67 नंबर पाया होगा। जब यहाँ फिर बच्चे खत्म हो जाएंगे तब 66 नंबर वाले की बारी आएगी, और 66 नंबर वाले में फिर वही सीनियर से लेकर जूनियर तक का, फिर वही काम 65 में सीनियर से लेकर के जूनियर तक का। तो उम्मीद करते होंगे आप ये बात समझ पाए होंगे कि कट ऑफ नीचे जाती कैसी है, कट ऑफ डिसाइड कैसे होती, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करने के लिए 2 चीज़ों का काम करना होता है। सबसे पहला नंबर उनका मार्क्स कितना आया है और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये 2 चीज़ों पर फैक्टर करता है कि कट ऑफ होगा क्या। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ कि मान लेने के लिए, तो मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि भैया 5 नंबर नहीं कट ऑफ कम जाएगा, 6 नंबर कट ऑफ कम नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूँ, मैं ये नहीं कहा हूँ कि 5 नंबर कट ऑफ कम चला ही गया,
मैं गारंटी थोड़ी दे दिया हूँ कि 100% आपका 5 नंबर कट ऑफ कम चला ही गया, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि प्राइमरी में तो ज़्यादा नहीं कट ऑफ डाउन होने की उम्मीद है। यहाँ पर तो 2-3 नंबर हो जाएगा, वही बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे 9-10 वाली सीट है, या फिर आपको जो ये 9-10 वाली सीट है, यहाँ पर आप कट ऑफ खुद ही देख लीजिए। ये जो कट ऑफ है ये सारे बहुत ही ऑलरेडी कम पे 39-39 नंबर पे यहाँ पर देखें तो आप कट ऑफ बना हुआ है। यहाँ पर देखिए आप 39-39 नंबर पे कट ऑफ बना हुआ है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कम पर लिया ही गया है, लेकिन और भी कम होगा। तो इस सीटों पर जो कि 11, 12 और 9, 10 वाले हैं, यहाँ पर 5 नंबर भी चला जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 9, 10 और 11, 12 में सीटें बहुत ज़्यादा हैं और छात्र कम हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है कट ऑफ कम से कम करके ही उनको वैकेंसी भरनी होगी सेकंड मेरिट लिस्ट में। और जबकि प्राइमरी में ऐसा नहीं है, प्राइमरी में बच्चों की कमी नहीं है, प्राइमरी में तो भरमार पड़ा हुआ है बच्चों का, इसलिए तो कट ऑफ भी यहाँ पर हाई गया हुआ था। यहाँ पर जो है मिनिमम कट ऑफ लगा भी नहीं जल्दी, तो यहाँ पर 67 नंबर जो पाने वाला बच्चा है, तो ये वाला बच्चा अगर मान के चलिए 2 से 3 नंबर अगर कम है तब तो 100% हो ही जाएगा। लेकिन अगर उससे भी कम है, जैसे 5 नंबर तक कम है, तो उम्मीद रख सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। उम्मीद रख सकता है, क्योंकि भाई उम्मीद रखना सबका हक है। उम्मीद इसलिए रख सकता है क्योंकि देखिए अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा, बहुत सारे बच्चे अभी देखिए अभी भी बाहर हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाया 59 बच्चे बाहर हो गए, 59 बच्चे फर्जी डिक्लेयर घोषित हो गए। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको बीपीएससी जान नहीं पा रही है, आगे चल के जानेगी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर आएगा, दोबारा भी आ सकता है, तिबारा भी आ सकता है। जब तिबारा तक आएगा ना तब 5 नंबर भी कम हो सकता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं, क्योंकि बच्चे जो ज्वाइनिंग पर ही नहीं, नियोजित शिक्षक वैसे भी नहीं जा रहे हैं। अब आपको मैं दिखा दूंगा, नियोजित शिक्षक अब ज्वाइनिंग पर नहीं जा रहा है ज़्यादा। नियोजित शिक्षक सोच रहे हैं कि उनका जो क्षमता परीक्षा 10 दिसंबर के बाद लेने की जो बात कर जा रही है, तो वो उससे क्षमता परीक्षा दे करके परमानेंट हो जाएंगे, वैसे भी राज्यकर्मी का दर्जा उनके वैसे भी मिल जाएगा, तो वो क्यों जाएंगे इसके लिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पर त्यागपत्र देने के बाद तब ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो ये एक तरह से लफड़ाबाजी हो जा रहा है। तो इसलिए वो लोग ऐसे ही पहले ही नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ से भी 20-25 हज़ार सीटें हैं जो कि वो लोग नहीं जाएंगे, तो वो ऐसे भी खाली हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब ले दे करके सब बात क्लियर हो जाएगी। 2-4 दिन का समय दीजिए। और जो 1-2 नंबर वाले वो तो कन्फर्म है कि उनका हो ही जाएगा, लेकिन जो उससे ज़्यादा कम है, जैसे 3, 4, 5 नंबर तक कम है, तो उनका थोड़ा सा मतलब डाउट में रहेगा, बट उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय क्या होगा कोई जानता नहीं है। तो आशा करते हैं आप बात समझ गए होंगे कि मैं 5 नंबर कट ऑफ कम जाने की बात नहीं कहा था, जबकि वो उम्मीद रखने की बात कही थी, और कट ऑफ तो 2-3 नंबर तक कम जाएगा, ये बात सच है। तो ये बात मैंने क्लियर कर दिया आपको, और आपका भी बात क्लियर हो गया होगा। अब आगे की वीडियो आप देख लीजिए। अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं देखिए आपको जो बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आपको ये मैं नोटिस दिखा रहा हूँ, जो कि कल के डेट की नोटिस है। कल शाम को ये नोटिस आई हुई थी बिहार सरकार के मतलब जो है शिक्षा विभाग के द्वारा, जो है उनमें जो है सभी जिलाधिकारियों को, शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में लिखा गया है कि सभी आप कार्य, जैसे कि यहाँ पे क्या है आगे देख सकते हैं, सभी विद्यालय में अध्यापकों का योगदान कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है कि आशा करते हैं कि सभी छठ के अवकाश के अलावा मतलब सभी लोग अपना काम करते हुए 21 नवंबर तक योगदान प्रक्रिया की पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में विभागीय मतलब ये जो है पत्र निर्गत किया जाता है, यानी आप मान के चलिए कि 21 नवंबर तक जितने भी लोगों की पोस्टिंग जहाँ भी करनी है, नियुक्ति जहाँ भी करनी है, वो हो जाएगा, और लोग ज्वाइन भी कर लेंगे फर्स्ट फेज में जितना भी होगा। तो यहाँ से सीटें निकल करके आ जाएंगी, उसको सेकंड फेज में सेकंड मेरिट लिस्ट से भरी जाएगी। तो आपका 21 नवंबर तक इसको हर हाल में करना है, और हर हाल में करने के साथ साथ आपको 22 नवंबर को जो है कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला ले लिया जाएगा कि जितना मतलब जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में सीट भरनी है, और आगे आने वाले 2-3 दिन बाद आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो ही जाएगा। तो ये बात रही, मैंने आपको पूरा बता दिया कि 21 नवंबर तक अल्टीमेटम उनको दे दिया गया है कि पूरा प्रक्रिया कर लीजिए, उसके बाद हम सेकंड मेरिट लिस्ट देंगे। तो ये बात आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, जो लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। कहना था कि जो पद खाली है उसके लिए सेकंड लिस्ट लाने की सेकेंड लिस्ट आएगी। पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से, नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको।
आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया, अब इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पे क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है और प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको